अगर गांव का शुद्ध देसी सरसों तेल यूज कर रहे हैं, हाँ, फायदा करेगा। फिर से हमें गालियां पड़ने वाली हैं इस पे। अनंत अंबानी की अभी शादी हुई, बड़ी चर्चा में रही। उनकी एंगेजमेंट के टाइम में दिखाई पड़ा कि थोड़ा बाल गायब था। जी, जब शादी हुई तो उसमें दिखाई पड़ा कि बढ़िया चोटी बंधी हुई थी। हाँ। टकले से चोटी, ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है। इस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज बढ़ा है या ओरी एल्विश की एज में? बाबा रामदेव कहते थे करने से होता है, तो ये कभी खत्म भी नहीं होने तो ये वाला। खाली मौज काटने के लिए। बिल्कुल 100%। चाहे शाहरुख हो या सिद्धार्थ, उनके तो बड़े लंबे चौड़े घने बाल थे। फिर आप कैसे कह रहे हो कि सिगरेट पीने से बाल खराब होता है? अगर आप स्मोक नहीं करते तो शायद शाहरुख खान के बाल और शायद बेटर हो सकते थे। आजकल वो आदिवासी तेल चल रहा है जी, कि आदिवासी तेल लगाओ, हाँ। बाल आ जाएगा। उनके हाँ। घने घने मोटे मोटे बाल होते हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। मैंने रोहित शर्मा का एक वीडियो देखा, वो बालकनी से ऐसे सर निकाल रहे थे, तो ये पूरा खाली दिखाई पड़ा। जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, हाँ। तो सारे बाल एकदम फिट टू फिट लगते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के पूरे बाल दिखते हैं। जी, जी। वो विग पहनते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है? अमिताभ बच्चन जी का तो हेयर पैच है। बोटॉक्स और फिलर आजकल बड़ा एक टर्म सुनाई पड़ता है, बड़ा जी, पॉपुलर हो गया है। हाँ। राजकुमार राव की एक तस्वीर आई थी, जी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बोटॉक्स और फिलर दोनों करवा रखा है। जी। बाबा कहते हैं ये वाला शैम्पू लगाओ, अनुष्का शर्मा कहती हैं ये वाला लगाओ, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह कहते हैं ये वाला लगाओ। कौन सा शैम्पू लगाए? आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो एक फैंसी बॉटल का और ऐश्वर्या राय के एंडोर्समेंट का पैसा दे रहे हैं। कि विराट कोहली, हार्दिक धोनी, जो खिलाड़ियों के आप हम क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो विराट कोहली की कई बार हमें काफी डीप दिखने लगा कि थोड़ा बॉडीनेस आ गई है, बट सडनली फिर लंबे बाल दिखते हैं। आप जैसे बाल हार्दिक के दिख रहे तुझे, वो तो हार्दिक पांड्या का तो हेयर ट्रांसप्लांट है। मैस्टरबेशन से बाल झड़ जाते हैं। सच है? मैस्टरबेशन उतना ही नेचुरल है जितना सेक्स है। मेडिसिन का असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ता है। जी, ये सच है? ये सच है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आप कह रहे हैं उनके बाल झड़ने के चांसेस ज्यादा है। कोई कॉमन आदमी सवाल पूछे कि भाई बाल को कैसे पता कि रात है दिन है? प्याज और लहसुन का असर पड़ता है। हेयर पैच के लिए जो वो ग्लू लगाते हैं सर में, हमने देखा पहले शेव करते हैं फिर लगाते हैं, वो ग्लू आपको नुकसान करता है? ग्लू इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं? ये माइग्रेन बहुत होता है, इससे भी बाल वाल टूटते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आप टकले हो सकते हैं, तो कौन कौन सा टेस्ट है जो जाकर करवा लेना चाहिए? किसी का अगर पूरी जमीन सपाट हो गई, एकदम गायब हो गई, क्या उसके बाल आ सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता होगा आमतौर पर? हेयर ट्रांसप्लांट के बाल कितने दिन चलते हैं? गांव देहात में लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाओगे, सर में सुई चुभाएगा या मर जाओगे। डेथ हुई है, होती नहीं है। 2-3 केस हुए हैं और इंडिया से हुए हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ये रेशमी जुल्फें, काली नागिन के जैसे जुल्फें तेरी काली काली। कभी आपने सोचा कि बॉलीवुड में आंखों होठों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा आपके बालों को लेकर क्यों होती है? क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसके बालों से भी नजर आती है। शाहरुख खान इसलिए भी है क्योंकि शाहरुख खान के बाल गजब के हैं, लेकिन इंडिया में हर दूसरा तीसरा इंसान अपने बालों को लेकर परेशान है, और झड़ते बाल इंसान के कॉन्फिडेंस को भी ऐसे गिराना शुरू करते हैं। तो हमें लगा क्यों ना आपके बालों को बचाया जाए, या कम से कम बचाने का रास्ता दिखाया जाए। और उस रास्ते को दिखाने के लिए डॉक्टर गौरांग हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर गौरांग, हमारा पहला एपिसोड हमने जब आपके साथ किया था बहुत वायरल हुआ था। जी, हमें लगा क्यों ना एक नए सिरे से किया जाए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में दर्शकों के पास चला जाए, और उस पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस, उसके अनुभवों के आधार पर फिर से शुरुआत की जाए। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि आप एक डॉक्टर हैं जी, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जी, जो पीआरपी के जरिए लोगों के बालों को जिंदा रखते हैं। जी। बाल की अहमियत क्या है? लोग आपके पास आते होंगे, हाँ। कॉन्फिडेंस और बाल का रिश्ता क्या है, जरा समझाइए। तो बाल को ऐसे ही क्राउनिंग ग्लोरी नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत सारे फोटोशॉप और मीम्स भी चलते हैं कि कैसे फेमस एक्टर्स अगर बॉल्ड होते तो कैसे दिखते, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और अब ये ट्रीटमेंट्स लग्जरी ट्रीटमेंट्स नहीं है, अब ये नीड है। आप खुद इमेजिन करो, अगर किसी यंग 25-26 साल के लड़की की शादी नहीं हुई है, उसको बॉल्डनेस आने लगे तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी में कॉन्फिडेंट हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, एंड सो गुड फॉर देम। लेकिन मेजॉरिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है अपने हेयर लॉस की वजह से, बॉल्डनेस की वजह से। तो ये एक बड़ी समस्या तो हो गई है। और आपका कॉन्फिडेंस, और जब आपका कॉन्फिडेंस हिट होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, आपकी पढ़ाई को, आपके करियर को, आपके जॉब को, आपके जो चीज़ें आप एट अ बेटर लुक कर सकते थे। देखिए, आफ्टर ऑल डिबेट यह है कि आफ्टर ऑल है तो लुक ही, सूरत और सीरत में सीरत बहुत ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सूरत भी इम्पॉर्टेंट हो गई है। मैंने पंकज त्रिपाठी सर का एक इंटरव्यू किया था, जी। तो उनसे एक सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी में क्या अच्छा लगा आपको? तो बोले बड़ी रूपवंती थी, मुझे लगा मिल जाएगी तो गुणवंती बना लूंगा। यानी
जो लोग कहते हैं रूप मायने नहीं रखता है, बड़ा मायने रखता है। मायने रखता है। कभी भी शादी होती है तो पहली चीज फोटो, हाँ। फर्स्ट थिंग। और उसमें बाल अगर बढ़िया है, शाहरुख खान जैसा लहरा रहा है, हाँ, तो चार चांद है। बिल्कुल 100%। तो फिर सवाल मेरा यही आता है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब बाल लग्जरी नहीं है, अब जरूरत है जी। एक जमाने में बालों को लेकर बड़ा हुआ करता था कि यार हेयर ट्रांसप्लांट नहीं मत कराओ यार, आदमी मर जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट बड़ा खर्चा आता है। अब इस दौर में जब हम देखते हैं कि हर तीसरा आदमी के बाल दोबारा उगाए हैं, सलमान खान के फिर से बाल आ गए हैं, अक्षय कुमार के फिर से बाल आ गए हैं, जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं अब कोई गंजे नहीं है, बिल्कुल सबके घने घने बाल हैं और नजर आ रहे हैं। तो ये पैच इस्तेमाल करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, और अब ट्रांसप्लांट या हेयर कितना बदल गया है। तो अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये लग्जरी नहीं है, ये नीड है, कई लोगों के लिए प्रोफेशनल नीड है। तो इसीलिए जो भी बॉलीवुड के लोग हैं या जो कैमरा के सामने हैं, जो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट है, कुछ लोगों ने पैच पहना हुआ है, कुछ लोगों ने दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया हुआ है। कई लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं, जो अपने हेयर का केयर बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देते हैं। मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, PRP से लेके रीजनरा सब कुछ अवेलेबल है, और लोग अवेयर हैं, अप्रूव हो चुका है कि सारा साइंस बेस्ड है, सेफ़ है। तो लोग केयर करते हैं इसके लिए, और जिसकी जैसी नीड उसके लिए वैसा ट्रीटमेंट होता है। आपने वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांट किया, हमने तस्वीरें देखी जी। आपने गुलशन ग्रोवर का हेयर ट्रांसप्लांट किया। बॉलीवुड में कौन कौन सितारे आपको, जो क्योंकि आप तो डॉक्टर, आप समझ जाते होंगे, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है? देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सलमान खान है, क्योंकि वहीं से इंडिया में एक पॉपुलैरिटी आई कि ट्रांसप्लांट हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हो, 2-3 बार 4 बार भी हो सकता है। रणवीर कपूर, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कर रखा है, अब सबको पता है। हमारे पेशेंट गुलशन ग्रोवर जी हैं, और बहुत सारे ऐसे नामचीन सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, यंग से लेके ओल्ड तक, जिन्होंने अपने हेयर लॉस को एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर काम भी किया है। तो ये हेयर लॉस जो अभी हुआ था कि क्योंकि अभी भी इंडिया में गांव देहात में लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाओगे, सर में सुई चुभाएगा, या मर जाओगे, या बीमार हो जाओगे, या 10 में से 2-4 आदमी की डेथ हो आती है। तो ऐसे चीज़ों आप फेस करते हैं क्वेश्चन ऐसे? हाँ, ये क्वेश्चंस मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सर पे सर्जरी हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही। पहले तो कई लोगों को यही लगता था पहले कि बाल उग ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो वो अब लोगों में पर कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है। प्लस लोगों को लगता है कि अब सर पे सर्जरी हो रही है, ऑफ कोर्स सुइयाँ लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो साइड इफेक्ट तो होगा, ब्रेन में डैमेज होगा, हमारी मेमोरी लॉस ना हो जाए। हमने सुना है कि लोग मर जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक मिथ्स हैं। बट ऑफ कोर्स जैसे आपने डेथ की बात की, तो 2-3 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हैं। लेकिन आप देखो, मिलियंस एंड मिलियंस जो ट्रांसप्लांट हुए हैं उसमें 2 या 3 डेथ रिपोर्टेड हैं। इतने तो अब कोई पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हमने सुना था डेथ होती है, मैं बोला डेथ हुई है, होती नहीं है। 2-3 केस हुए हैं और इंडिया से हुए हैं। तो ये तब होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आंख बंद करके चला रहे हो, बिल्कुल नशे में धुत होकर चला रहे हो। ड्राइविंग, अगर आपसे पूछूं क्या ड्राइविंग सेफ़ है, आपका आंसर ये होगा ड्राइविंग सेफ़ है। लेकिन ड्राइविंग में लोग मरते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लापरवाही से होते हैं। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट में भी अगर बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी जाए, कहीं का कहीं इंजेक्शन लगा दिया जाए, क्या हो रहा है, किसी का कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, एनेस्थीसिया की डोज ओवरडोज कर दी, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें भी जान जाना इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जैसे प्लेन क्रैश होना, प्लेन क्रैश होते हैं लेकिन उसके लिए हम एयर ट्रैवल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और अगर अच्छे से किया जाए, ध्यान दे के, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड केयर दे के अगर किया जाए, तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री प्रोसीजर है। चलिए, हेयर ट्रांसप्लांट पर हम आएंगे। पहले बालों से जुड़े कुछ जो बुनियादी सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने के प्राइमरली 2 रीज़न है। एक आपका जेनेटिक्स, जो आपको जीन, आपका DNA जो आपको आपके फैमिली से मिला है, और दूसरा आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स आपका जो एनवायरनमेंट कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन दोनों के मिक्सचर से हेयर लॉस होता है। 90% रोल जीन्स का है और 10% रोल लाइफस्टाइल का है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन नहीं है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, बहुत स्मोक कर रहे हैं, आपका डाइट अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फिर भी आप शायद बॉल्ड ना हो, आपके बाल कमज़ोर होंगे बट बॉल्ड ना हो। बट अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन है और आप आइडियल लाइफस्टाइल, हिमालय पे रह रहे हैं, क्लीन एनवायरनमेंट, बेस्ट फूड, गुड लाइफस्टाइल, फिर भी आपका हेयर लॉस होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें मिल जाएं तो आप में बॉल्डनेस आएगी, और बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि अगर एक सर्टेन एज के बाद हेयर लॉस होता है तो पीपल आर लेस वरिड, बट जब यंग लोगों में होता है तो वहाँ पे ये एक बीमारी है, वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड लाइफस्टाइल। आजकल नए लड़के लड़कियां जब कमिटेड होते हैं तो खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं जी।
या आप शादीशुदा, हो सकता है आपकी बीवी से आपकी लड़ाई झगड़े होते हो, या हो पति पत्नी 100%। लड़ते झगड़ते हैं, तो ये लड़ाई और स्ट्रेस ये भी बाल गायब करता है? ये प्रूवन फैक्ट है। स्ट्रेस से हेयर लॉस होता है, और अगर आपकी जड़ों में पहले से प्रॉब्लम है तो कई बार वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है, बॉल्डनेस कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे बालों में एक फेज़ होता है झड़ने वाला, टेलोजन फेज़, वो बढ़ जाता है। कई लेटेस्ट रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके अंदर एक DHT हार्मोन होता है जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हेयर लॉस में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो स्ट्रेस से हेयर फॉल और बॉल्डनेस होती है, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। अगर किसी के माता पिता के बाल कम हो तो किस उम्र के बाद उनके बाल झड़ने शुरू होते हैं और उसे कैसे बचाएं? तो अगर आपके अंदर एक जेनेटिक हेयर लॉस की टेंडेंसी है, लड़कों की बात करें तो जनरली प्यूबर्टी के समय 17-18 साल की एज में हमें हेयर थिनिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी को लगता है कि हमारे पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में अफेक्टेड है, हमारी फैमिली में काफ़ी कॉमन है हेयर लॉस, तो उनको प्यूबर्टी के टाइम पे अपने बालों को खुद चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो बाल टूट रहे हैं उसमें से 20% अगर पतले बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो ये एक बेकार साइन है, ये अच्छा साइन नहीं है। मतलब आपको बॉल्डनेस आ सकती है आने वाले टाइम में। तो उसके लिए आपको जल्दी से एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक ट्राइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे आपने बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया तो आप बॉल्डनेस से बच सकते हो। तो ये 18-19 साल की एज है जहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर एक फैमिली हिस्ट्री है बॉल्डनेस की। तो और वैसे आमतौर पर बाल झड़ने, जो नेचुरल झड़ते हैं बाल, उनकी उम्र क्या होती है? वो तो नॉर्मल झड़ते हैं, वो तो बच्चे 10 साल के बच्चे में भी झड़ सकते हैं बाल। तो वो तो एक हेयर की नेचुरल साइकिल है। बालों में ग्रोथ फेज आएगा, फिर उसके बाद एक शेडिंग फेज आएगा, फिर 3 महीने के बाद फिर से वो बाल उग जाएंगे। तो कहा गया है कि दिन के 90 से 100 बाल गिरना इज़ टोटली नॉर्मल। अगर आपके सर पे अच्छे बाल हैं और आपके 100 बाल भी रोज़ गिर रहे हैं और वो सारे मोटे लंबे बाल हैं, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये रिसाइकिल होकर दोबारा बाल वापस ग्रो हो जाएंगे। कई महिलाएं जब कंघी करती हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे बाल टूट के आते हैं। जी। और अक्सर महिलाओं की कंघी का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करना चाहिए, बड़े सारे बाल निकल कर आते हैं। अब जो महिलाओं के वो बाल गुच्छे बन के निकल के आते हैं, वो बॉल्डनेस की तरफ बढ़ते हैं, या वो टूटने वाले हैं, या वो रिग्रो होते हैं और उससे उन्हें कंसर्न होना चाहिए, या वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है? देखो, अगर आपका छोटा गुच्छा आ रहा है और अगर आप थोड़े बहुत बाल गिर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 7-8 दिन कोई खास हेयर फॉल नहीं हुआ, फिर आपने हेड वॉश किया और उस दिन कुछ ज़्यादा भी बाल गिर गए, तो भी कोई खास टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये सारे बाल, एक एक बाल वापस आ जाएगा, ये श्योरिटी है। बट अगर आपका ये हेयर फॉल 3 महीने से ज़्यादा चला गया, आपका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, तो ये एक बेकार साइन, ये एक रिस्क की, एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। और एक टेस्ट है, बेसिन टेस्ट बोलते हैं उसको। आप अपने गीले बालों में कंघी करें 10 बार, और अगर आपके उस 10 कंघी में 80-90 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं और उनमें से 20% बहुत पतले और छोटे बाल हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। ये एक बॉल्डनेस का एक अर्ली साइन हो सकता है। महिलाओं में भी हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं? कई महिलाओं को देखा बाल कम हो गए, कहती हैं देखो बिल्कुल गायब हो गया, चोटी इतनी पतली सी रह गई। जी, तो वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाती हैं? बहुत ही रेयरली। हेयर ट्रांसप्लांट प्राइमरली एक मेल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ लेडीज़ में हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं जिनमें जेनेटिकली बहुत ब्रॉड फोरहेड है, माथा चौड़ा है उनका, या उनमें हम लोग बोलते हैं ग्रेड 3 हेयर लॉस, कि इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है कि वो कंघी से कवर नहीं कर पा रही हैं। तो वैसे रेयर सिनेरियोज में फीमेल्स के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अच्छा, आमतौर पर जैसे एक तो होगा कि बाल झड़ गया, वहां पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, लेकिन ट्रांसप्लांट तो एक सर्जिकल प्रक्रिया हो। बिल्कुल। उसके पहले बाल कैसे बचाएं? पीआरपी के थ्रू? एक पार्ट है पीआरपी। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है आपके बालों में वॉल्यूम कम हो रही है या बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस बनाना। तो उसमें हम लोग एक एग्जामिनेशन करते हैं, ट्राइकोस्कोपी, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, क्या स्मोकिंग स्टेटस है, उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनती है। तो सबसे कॉमन जो हेयर लॉस है उसको वही जेनेटिक हेयर लॉस या पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, फीमेल्स में अलग, लड़कों में अलग। कभी DHT ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, कभी एक मिनॉक्सिल बड़ी पॉपुलर मेडिसिन है, उसका यूज़ किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट में इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी हैबिट स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा है उसमें कमी, मेडिटेशन, स्ट्रेस लेवल्स में कमी। तो इनिशियली ये सारी चीज़ें की जाती है। और PRP भी एक और ऑप्शन है, PRP, GFC, लो लेवल लेज़र थेरेपी, जो क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप एक अर्ली स्टेजेस में हेयर लॉस रोक सकते हैं। तो आपने क्योंकि PRP का नाम लिया,
और पीआरपी बहुत पॉपुलर हो गया। तो यहाँ पे आपके माध्यम से मैं ये आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पीआरपी ऐसा कोई बहुत जादुई ट्रीटमेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है बस हेयर लॉस हुआ तो सीधा पीआरपी करवा लें। पीआरपी एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके पहले भी मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स, लोशंस होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज पीआरपी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इंजेक्टेबल है, हर पेशेंट के बस की बात नहीं है। तो पीआरपी के अलावा भी माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। आपने मेडिसिन का जिक्र जी। किया, हमने कहीं पढ़ा था कि मेडिसिन जो होती है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है, पीआरपी से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल जी मेडिसिन होती है। जी लेकिन मेडिसिन का असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर ही पड़ता है, जी, ये सच है? ये सच है। क्योंकि ये जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं पैटर्न हेयर लॉस में, ये डीएचटी ब्लॉकर से मेल हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। तो 95% लोगों में ये सेफ़ है, ये एफडीए अप्रूव्ड है, पुरानी मेडिसिन है। लेकिन कुछ लोगों में ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो अब दवाई बंद करते ही बहुत जल्दी ये रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन इसीलिए ये मेडिसिन हम ब्लाइंडली नहीं लेते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ये मेडिसिन यंग लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो ये हम लोग यंग लड़कियों में या जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है उनमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती हैं। अब जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जितना हमने बालों को लेकर समझा है कि बाल झड़ने के दो चीज़ें होती है। एक तो आपके पापा जी के बाल गायब हों, जी जेनेटिक, और दूसरा होता है कि जैसा आपने एनवायरनमेंट का कहा, अब जो आदमी नोएडा में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, या बेंगलोर में रह रहा है, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज़ में, आप घर से दूर रह रहा है, तो जाहिर सी बात उसका खान पान थोड़ा 19-20 होगा, स्लीपिंग साइकिल जॉब की वजह से आगे पीछे होगी, तो उसमें अगर जेनेटिक भी इशू थोड़ा माँ बाप को भी है, तो आप कितनी जल्दी टकले हो सकते हैं? तो हम लोग ने अब जो एक यंग एज ग्रुप अर्ली 20s में लोगों को बॉल्ड होते हुए हम लोग देख रहे हैं, 20 साल 21 साल की लोग में ग्रुप काफ़ी हेयरलाइन रिसीड हो रही है लोगों की। तो 20 से 30 ईयर, जो थर्ड डिकेड है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव हेयर फॉल होता है, क्योंकि यही एज होता है जैसे आपने बताया, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट से, अच्छी डाइट से लोग बाहर निकलते हैं, उनका डाइट ख़राब होता है, हैबिट्स चेंज होती हैं, स्मोकिंग वगैरह आता है। मेट्रोज़ में अपना एक प्रॉब्लम है, पानी का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है। तो ये जो 20 से 30 ईयर्स एज ग्रुप है, एक नया स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, तो ये एक बहुत बड़ा, में गर्लफ्रेंड बनती है, इसमें उसका एक अलग स्ट्रेस आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिकेड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हेयर लॉस और बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि दाढ़ी भी उनकी बहुत जल्दी सफ़ेद आती है। हाँ, तो ये दाढ़ी वाड़ी जल्दी सफ़ेद कैसे आती है? इसमें 3 फैक्टर हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आपकी फैमिली में अर्ली प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग है। अगर 35 ईयर से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसको प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग कहते हैं। तो आपकी फैमिली में चल रहा है, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। दूसरा, हमारे अंदर कुछ विटामिन्स हमारे खाने में होते हैं, कैल्शियम, पेंटोथेनेट, पाबा, इसकी कमी अगर आपकी डाइट में है, उससे हेयर जल्दी वाइट हो सकते हैं। तीसरा, टू मच स्ट्रेस, जो हमने बताया, स्ट्रेस में जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा बॉडी में निकलता है तो हमारी हेयर रूट्स वीक होती हैं, उसका जो मेलानिन, जो कलर बनाने वाला पंप सिस्टम होता है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ के बाल, बियर्ड के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं। क्या कोई तरीका होता है जिससे सफ़ेद बाल काले हो जाए वापस? ऐसे कुछ मेडिसिन हैं, कुछ लोशंस भी हैं, जो अभी हमने बात की, ये 2 विटामिन्स, कैल्शियम, पेंटोथेनेट और पाबा, इसके सप्लीमेंट्स आते हैं जिसका ट्रायल बनता है, क्योंकि सेफ़ हैं। अगर आप 3 महीने ट्राई करते हैं तो वर्स्ट ये होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट कई पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके सफ़ेद बाल काले हुए हैं। प्लस आपको अपना ओवरऑल डाइट पे ध्यान देना है। कुछ हेयर ग्रेइंग रिवर्सल लोशंस भी आते हैं जो आपके रूट्स में मेलानिन, जो पिगमेंट होता है, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर ब्लैक हो सकते हैं। 50-50 चांस है, हिट एंड ट्रायल है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल है, ट्राई कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, गांव देहात में कहते हैं कि सरसों का तेल लगाओ भैया, बढ़िया बाल रहेगा, चंपी करते थे लोग। आजकल वो आदिवासी तेल चल रहा है जी, कि आदिवासी तेल लगाओ, बाल आ जाएगा, उनके घने घने मोटे मोटे बाल होते हैं। ये तेल वेल लगाने से बाल पर असर होता है? तो देखिए, अगर हमारा जो तेल है, अगर हम सरसों का तेल या नारियल तेल या आंवला तेल या बादाम तेल की बात करें, तो इसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इनका काम है बालों में चिकनाई लाना, चंपी करने से एक रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है, थोड़ा सा ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो माइनर इफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात की हमने आयुर्वेदिक तेल्स की, जिसमें कुछ मेडिकली एक्टिव चीज़ें हैं, जैसे भृंगराज है, जैसे अनियन है, कैस्टर ऑयल है, मेथी वगैरह है, या वो जो हमारे आदिवासी भाई बेच रहे हैं, या वो जो 108 जड़ी बूटियों वाला ऑयल है। इससे थोड़ा बहुत माइल्ड हेयर स्टिमुलेशन हो सकता है, तो मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो आप यूज़ ना करें। अर्ली हेयर लॉस है, थोड़े बहुत सीजनल हेयर फॉल हो रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट जो टॉल क्लेम्स हैं उससे आप बचें।
और अभी हमारी कोई एक जर्नलिस्ट ही मुझे बता रहे थे दैट जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो अब इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्टिव हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मिसलीडिंग एड्स और बहुत सारे भ्रमित करने वाले विज्ञापन अब सामने आने लगे हैं, जिससे हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनका हार्ड अर्न मनी है वो कई बार चला जाता है। तो हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वो भी अब एक्टिव हो रही हैं इस चीज़ को लेके कि भ्रमित करने वाले ऐड से बचें, लेकिन माइनर हेयर फॉल में आई एम ओके विद इट। कई बार हम जब किसी बार्बर के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं सर ये करवा लो, ब्लीचिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, आपके बाल जो है वो सही हो जाएंगे, डैंड्रफ बहुत लग रहे हैं ठीक हो जाएंगे। ये सारे ट्रीटमेंट जो बार्बर के यहाँ होते हैं उससे फर्क पड़ता है? सबका अपना अपना रोल है। तो अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, वो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा हेयर स्पा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा कंडीशनिंग कर देता हूँ, तो आप करवा लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा। बट जैसे कोई बोलता है मैं इसको ये क्योर हो जाएगा, आपका कभी दोबारा नहीं होगा, या आपके स्कैल्प पे एक मोटी लेयर जमी हुई है, आपको स्कैल्प सोराइसिस या सीबोरिक डर्मेटाइटिस है और मैं ये चंपी कर दूंगा इससे ठीक हो जाए, तो उससे बचें, वो शायद काम ना करे। लेकिन माइनर प्रॉब्लम्स के लिए हल्की सी बालों में ड्राइनेस है, थोड़ी बहुत रूसी है, तो आप ये हेयर स्पा नहीं, जैसे हेयर स्पा का बड़ा ट्रेंड चला है, आप जैसे ही दाढ़ी बाल कटवाने जाते हैं वो तुरंत कहता है, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है कि सर डैंड्रफ दिख रहा है, हाँ, आप 2-3 ट्रीटमेंट ले लीजिए, हाँ, हेयर स्पा बिल्कुल एकदम आपके सारा डैंड्रफ गायब हो जाएगा। हाँ, और डैंड्रफ बहुत इशू होता है कई लोगों की, Yes, पूरा ब्लेजर भरा पड़ा रहता yes, है, yes. तो वो कितना % इफेक्टिव होता होगा, या फील गुड फैक्टर है कि मज़ा आ रहा है बस थोड़ा सा देखो, खेल कूद लिया मेरे बाल में? हिसाब से ज़्यादातर तो ये फील गुड फैक्टर है, एक रिलैक्सेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, और ऑफ कोर्स जो ऑयल वगैरह लग रहे हैं उससे आपको थोड़ा कुछ देर के लिए आपको डैंड्रफ में भी आराम मिलेगा, बट ये डैंड्रफ वापस आ जाएगा। तो अगर इतना ज़्यादा डैंड्रफ है कि वो आपके ब्लेजर पे गिर रहा है, आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको प्रॉपर मेडिकल शैम्पूज़ आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, लोशंस आती हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी प्रॉब्लम एक अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रायल, मैं बहुत इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। नथिंग अगेंस्ट हेयर स्पाज, लेकिन क्योरेटिव कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो बेटर यही है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए, एटलीस्ट मेंटेन कर लीजिए उसको, क्योंकि ज़्यादा डैंड्रफ होगा उससे सोशल एम्बैरसमेंट है, हेयर फॉल भी उससे बढ़ता है, सिम इचिंग, लोगों के सामने बैठ के आप इचिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। कई लोगों का मानना, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि यार बालों को बहुत ज़्यादा मतलब गर्म मत करो स्ट्रेटनिंग में, या लड़कों में जो कलर करवाते हैं वो कहते हैं कि यार इससे बाल पर असर पड़ता है। मैंने कई डॉक्टर्स को सुना वो कहते हैं वो तो खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जड़ों में अब तक कुछ नहीं होता है। करेक्ट। जैसे जेल लगाते हैं लड़के, वो जेल में भी होता है कि यार जेल लगाओगे बाल खराब हो जाएगा। ये सब होता है कि अगर आपने कलर करवाया या जेल लगाया या स्ट्रेट कर रहे हो तो इससे बाल खराब होते हैं? इससे बाल खराब होते हैं, लेकिन इससे जड़ें खराब नहीं होती। तो ये जो भी आप कर रहे हो, आप जेल लगा रहे हो, आप हेयर कलर यूज़ कर रहे हो, आप हीटिंग कर रहे हो, ब्लो ड्राई के बड़े अगेंस्ट होते हैं लोग, ये आप जो उस समय जो बाल जिस पे चल रहा है, ये डेड टिश्यू है, वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उसमें रूखापन आ सकता है, उसमें ब्रेकेज हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप ऊपर से कर रहे हो इससे आपकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बाल पतले हैं और आपने ये सब किया और वो बाल टूटे, तो शायद वो दोबारा ग्रो ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पतले थे कि बस जिंदा थे किसी तरह, या उनके ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपके बाल वीक है तो आपको हेयर ड्रायर और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जेल ब्लीचिंग जहाँ तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए। बट कभी कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके बाल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत अपने बालों के साथ प्ले कर सकते हो। एक आम इंसान अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब अपना बाल कैसे बचाएं, क्या सलाह दोगे? तो आम इंसान के लिए है कि ये सबसे पहले आप अपना डाइट अच्छा रखिए। अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है बालों के लिए वो है प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन सी और डी और ई, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक और सेलेनियम। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। मतलब आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको हर तरह के दाल, छोले, राजमा खाने हैं। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप अंडे खाइए, चिकन फिश खाइए, अच्छा सोर्स किया हुआ, और आप सीड्स लीजिए, वॉलनट्स लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके बालों को अच्छे से बचा के रखेंगी। हैबिट्स अपनी बढ़िया रखिए, स्मोकिंग ना हो, अगर करनी है तो मिनिमम स्मोकिंग हो, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली आपके बालों को ख़राब करती है, रूट्स को भी और बालों की क्वालिटी को भी। अब इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि सुट्टा पीने से बाल खराब होते हैं। जी, हमने शाहरुख खान के बड़े किस्से सुने कि शाहरुख साहब बड़ा दबा के सुट्टा पीते हैं और वो कई बार दिखाई पड़ते हैं। जी। बिग बॉस पे सिद्धार्थ शुक्ला थे लेट,
अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, वो भी उनको भी हमने स्मोक करते हुए देखा। बट चाहे शाहरुख हो, सिद्धार्थ, उनके तो बड़े लंबे चौड़े घने बाल थे, फिर आप कैसे कह रहे हो कि सिगरेट पीने से बाल खराब होता है? तो यहीं पे हमने बात किया कि ये कॉम्बिनेशन है जीन्स का और लाइफस्टाइल का। 90% जीन है। अगर आप में बॉल्डिंग जीन नहीं है, अगर आप शाहरुख खान की तरह गुड हेयर क्वालिटी से ब्लेस्ड हैं, तो आप कितना भी स्मोक करेंगे वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो बालों को किल करेगा। अगर आप स्मोक नहीं करते तो शायद शाहरुख खान के बाल और शायद बेटर हो सकते थे। अब उससे ज़्यादा बेटर क्या होंगे बट हाँ, सो ये तो प्रूवन फैक्ट है कि स्मोकिंग ज़्यादा करने से हेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। बात वही है कि हर स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने रोहित शर्मा का एक वीडियो देखा, वो बालकनी से ऐसे सर निकाल रहे थे, तो ये पूरा खाली दिखाई पड़ा जी। फिर मैं कई बार देखता हूँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, हाँ। तो सारे बाल एकदम फिट टू फिट लगते हैं। ये मैंने धोनी के साथ भी देखा था कि बाल झड़ गए थे, फिर वापस लंबे बालों में धोनी भी आ गए। ये हेयर ट्रांसप्लांट होता है या कुछ पाउडर ऑर्डर, क्या कैसे देखिए, अगर लॉन्ग रन में देखा, बहुत पहले हमने धोनी को देखा था एक रिसीडिंग हेयर लाइन में, फिर हमने देखा बेटर हेयर लाइन में, तो ये ट्रांसप्लांट है। बट हमने साथ में ये भी देखा कि कल हमने देखा कि यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है रोहित शर्मा के, यहाँ पे खाली दिख रहा है, बट अगले दिन हमने देखा कि बहुत भरे हुए। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, ये तो मेकअप है। अच्छे से कंघी किए हुए बाल हैं और एक हेयर बिल्डिंग फाइबर आता है, मेकअप आता है। जैसे फेस के लिए पाउडर है या कोई भी फाउंडेशन है, वैसे बालों के लिए बहुत अच्छे मेकअप्स आते हैं। तो आप ज़रा सा स्प्रिंकल वगैरह कर लो तो आपके सारे बॉल पैच छिप जाते हैं। तो अगर आज बॉल पैच दिख रहा था, कल अच्छे बाल दिख रहे हैं, तो ये मेकअप है, ये कोई ट्रीटमेंट से वजह से नहीं होता। ट्रीटमेंट में 6-8 महीने लगते हैं। यानी धोनी ने जो करवाया था वो हेयर ट्रांसप्लांट था, जो लंबे बाल अब दिखते हैं? नहीं, वो तो फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट है धोनी जी का। बट वो जो हम एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी धोनी की, बिल्कुल घने, वो तो बीच में गंजे से एकदम घने बालों वाले, एकदम अचानक एक दिन पहले फोटो आई थी थोड़ा सा हेयर लॉस की, फिर अगले दिन बहुत ही सुंदर बालों की फोटो आई, तो वो तो हेयर मेकअप से होता है वो। ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब के पूरे बाल दिखते हैं? जी जी। वो विग पहनते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है? अमिताभ बच्चन जी का तो हेयर पैच है और वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और इतने घने बाल किसी भी ट्रीटमेंट से या किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट से इतने घने बाल नहीं आते, वो हेयर पैच से होता है, विग होते हैं वो। कई सालों से इस्तेमाल करें। अभी भी लोग विग क्यों इस्तेमाल करते हैं? मतलब अगर आप सुविधाएं हैं, उम्र की वजह से कि इस उम्र में ट्रीटमेंट, कितने उम्र तक ये हो सकता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए? कोई अपर लिमिट नहीं है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो जैसे मैंने जो ओल्डेस्ट पेशेंट किया है वो 76 ईयर ओल्ड किया है। अब वो अलग बात है कि उसको कराना क्यों था, अपना अपना शौक होता है, बट मेडिकल फिटनेस देखी जाती है, एज नहीं देखी जाती। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि क्यों अभी भी जब हेयर ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर है, इतने लोग करा रहे हैं, तो क्यों पैच लोग पहनते हैं? उसके बड़े सारे फैक्टर हैं। कई लोग मेडिकली फिट नहीं होते सर्जरी के लिए। कई लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट में हमें चाहिए डोनर एरिया, क्योंकि उनके खुद के बाल लगने। कई लोगों के यहाँ पे भी बाल नहीं होते, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता। कई लोग डरते हैं, लाजमी है, कई आफ्टर ऑल सर्जरी है, आपको 3 दिन निकालने हैं, आपको दवाइयाँ खानी है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो कई लोग डरते हैं सर्जरी से। कई लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जो हमने देखा आज बॉल्ड और कल हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, वो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं हो सकता, उसके लिए भी पैच सही होता है। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट उसके लिए चाहिए। अच्छा एक मेकअप आर्टिस्ट, आपके बालों को बढ़िया सफाई पर से करना दे। अनंत अंबानी की अभी शादी हुई, बड़ी चर्चा में रही, काफी पैसा सा खर्चा हुआ। उनके एंगेजमेंट के टाइम में दिखाई पड़ा कि थोड़ा बाल गायब था जी। जब शादी हुई तो उसमें दिखाई पड़ा कि बढ़िया चोटी बंधी हुई थी। हाँ। स्मार्ट लग रहे थे वो। तो ये टकले से चोटी, ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट में टाइम लगता है। हेयर ट्रांसप्लांट 1 साल भर का प्रोसेस है। आज किया उसका हमें बेनिफिट 6 महीने से 1 साल के बाद मिलेगा। ये सारा हेयर मेकअप है, हेयर एक्सटेंशंस आते हैं, हेयर टॉपर्स आते हैं, जिससे आप टेम्पररी तरीके से आप अपने बॉल्डनेस को छिपा सकते हैं। तो ये विराट कोहली, हार्दिक, धोनी, जो खिलाड़ियों के आप हम क्रिकेट बहुत देखते हैं जी। रोहित को तो आपने बता दिया, रोहित को तो दिख रहा था पूरा ब्लैंक दिख रहा था। हाँ। तो वो हेयर फाइबर हो गया। बट जैसे विराट कोहली की कई बार हमें काफी डीप दिखने लगा कि थोड़ा बॉल्डनेस आ गई है, या हार्दिक का कई बार हमें दिखता है, बट सडनली फिर लंबे बाल दिखते हैं। आप जैसे बाल हार्दिक के दिख रहे थे मुझे, जैसे आईपीएल था, आईपीएल में हार्दिक के बाल बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। तो वो क्या प्रक्रिया है? नहीं, वो तो हार्दिक पांड्या का तो हेयर ट्रांसप्लांट है, उनका फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो जब वो बाल छोटे रखते हैं तो वो कम लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा सेट करके, शैम्पू करके, हेयर ड्राई, अच्छा सा ब्लो ड्राई करके जब सामने आते हैं तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो क्या क्राइटेरिया उसके लिए, क्या आप में फिटनेस क्या देखते हो आप लोग?
तो एक तो एक रीजनेबल बॉल्डनेस होनी चाहिए, पहले तो उसको ट्रांसप्लांट से फ़ायदा मिले, हमें ये देखना होता है। अगर हमने डिसाइड किया कि इसका ट्रांसप्लांट होना है तो एक जनरल मेडिकल, तो अच्छी बात यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होती है, लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, आप मान के चलें एक डेंटल प्रोसीजर की तरह है। लेकिन दिखता तो लेकिन बड़ा अजीब सा है कि वो एकदम लगता है पूरा एकदम जला जला सा। हाँ, ये छेद होते हैं, मान लो किसी के 4000 बाल लगे हैं तो 4000 छेद हो रहे हैं सर में 4 स्किन में, सर की स्किन में। हाँ। तो इसलिए हम लोग उनका डायबिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि उनकी डायबिटीज ब्लड शुगर कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर कोई अनकंट्रोल डायबिटिक है उसमें ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, क्योंकि हीलिंग की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। जिनका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों का थायराइड बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है उसमें भी हम लोग अवॉइड करते हैं, पहले उनका थायराइड कंट्रोल में लाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हीलिंग की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स पे हैं या कोई थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम कंट्रोल में नहीं है, उसमें भी हम लोग ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, अभी अभी स्टेंट डला है फॉर एग्जांपल, नए नए ब्लड थिनर में, उनमें अवॉइड करते हैं। तो अगर आप में हमें लगता है कि हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगी, तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम लोग ने किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट किया है, हम लोग ने स्ट्रोक पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट किया है। बट उस समय मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, नहीं। आपका 10 साल पहले हुआ है, अब आप मेडिकली फिट हैं तो आप कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता होगा आमतौर पर? हेयर ट्रांसप्लांट में वेरी करता है, क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर, कितना बड़ा बट एक अगर एस्टिमेट आपको, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, कई लोग करवाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बड़े करोड़ों रुपए लगते होंगे। हाँ, नहीं इतना नहीं, एक बॉल पार्क फिगर मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 से 3 लाख, अगर आप अच्छे क्लिनिक से, अच्छे डॉक्टर से आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं अपना, तो 2 से 3 लाख रुपए एक इंडिया में ये कॉस्ट आता है। और वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाल कितने दिन चलते हैं? ये ब्यूटी है हेयर ट्रांसप्लांट की कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हेयर है, क्योंकि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो ऐसी जगह से लिए गए जो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। लंबे समय तक मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो हेयर ट्रांसप्लांट्स अगर अच्छे से किया गया तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी सालों तक लोग एंजॉय करते हैं। अब जैसे किसी ने हमसे कहा कि इन डॉक्टर के हाथ बड़े साफ हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले, तो ये हाथ साफ का इसमें क्या लॉजिक है? ये सारा उसी का गेम है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे या कोई वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें है क्या, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना है। बट हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें एंगल, डेंसिटी, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके जो आपका आउटकम आता है वो विजुअली प्लीजिंग होता है। देखने वाले को ये नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट हो रखा है। आपको पेन, आपकी स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें कम रहती हैं। आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहता है अगर आपने एक साफ हाथों से ट्रांसप्लांट किया गया। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि जिसका हाथ साफ है, जिसने बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रखे हैं अलग अलग तरीके के बालों में, जैसे हम लोग अफ्रीकन्स करते हैं, अरबिक पेशेंट्स करते हैं, वाइट कॉकेशियन हेयर करते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो हमें पता है कि किस किस तरह के बालों को, अलग तरह के बालों को कैसे डील करना है। ये एक्सपीरियंस से आता है। और इसमें अब जब आप किसी एक्सपीरियंस हैंड से कराते हैं तो रिजल्ट भी बेटर हैं, सेफ्टी भी बहुत अच्छी है। तो हाँ, साफ होना ज़रूरी है। हमने अभी सोशल मीडिया पर देखा ओरी को, बड़े वायरल होते हैं, कई लोगों ने कहा उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। जी, एल्विश यादव को हम देख रहे हैं, ये सब नए नए लड़के हैं जो अभी 25-30 साल वाली उम्र के हैं। जी, इस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज बढ़ा है या ओरी एल्विश की एज में? तो ये इस समय सबसे ज़्यादा जो कॉमन एज ग्रुप है वो यही है, 25 to 35 ईयर्स, यंग अनमैरिड मेल, जो सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सीख करते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे लुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर लोगों के लिए। यही वो टाइम है जहाँ पे हेयर लॉस होता है, लोग अपनी एक शक्ल चेंज होती है, फोरहेड ब्रॉड होता है। तो ऐसे केस में ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट प्रेफर कर रहा है, हेयरलाइन रेस्टोरेशन, अपनी हेयरलाइन को बेटर कर रहे हैं। कई लोग हमने देखे उनके पिताजी के खूब घने बाल हैं। जी, आपने कहा जेनेटिक 90% होता है, बट घने बाल है, लेकिन लड़का टकला होता जा रहा है। क्योंकि जीन सिर्फ फादर के साइड से नहीं आ रहा, जीन्स मदर के साइड से भी आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन है कि फादर बिल्कुल अच्छे बालों वाले हैं बट लड़का 25-30 ईयर्स में बॉल्ड, क्योंकि फैमिली में मटर्नल साइड में, माँ की फैमिली से भी ये बॉल्डिंग जीन आता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि आप टकले हो सकते हैं तो कौन कौन सा टेस्ट है जो जाकर करवा लेना चाहिए, या क्या कि आप बॉल्डनेस से बचे रहें? तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जाके एक अच्छे डॉक्टर से अपने बाल चेक करवा लें। वो मैग्निफिकेशन, हमने ट्राइकोस्कोपी की बात की, तो हम लोग ट्राइकोस्कोपी करते हैं जिससे हमें अर्ली स्टेजेस पे हम लोग हेयर थिनिंग को पकड़ सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आप अपना टेस्टोस्टेरोन,
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स, अपने विटामिन डी, B12 लेवल्स, हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल्स, थायराइड लेवल्स, ये सारी चीज़ें चेक कराएं, क्योंकि इनके ऊपर नीचे होने से भी हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का अगर पूरी जमीन सपाट हो गई हो, हम्म, एकदम गायब हो गई हो, जैसे अनुपम खेर सर है, हम्म, अब अनुपम खेर सर बड़े स्ट्रांगली कैरी करते हैं, जी, बट अगर कोई उतना बॉल्ड हो गया हो, क्या उसके बाल आ सकते हैं? लिमिट में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो पहले जो घनापन था वो हर जगह आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा जैसे हमने कहा आपके खुद के ही बाल लग सकते हैं, तो डोनर एरिया की कमी होती है। नहीं, कई लोग होते हैं ना कि सर भगवान ने सर पे कम दिया तो छाती और हाँ, पीठ तक भरा पड़ा तो रहता है। वहाँ से हम लोग यूज़ करके कवरेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपके सुंदर बाल हैं, इतने सुंदर बाल एक अनुपम खेर जैसे बॉल्ड इंसान के आना थोड़े से मुश्किल है। इसमें फिर वो सारे जो पाउडर वगैरह, मेकअप, ये करके आप सोशली अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेचुरली इतने ज़्यादा घने बाल मुश्किल होता है ना। बाबा रामदेव कहते थे करने से होता है। हम्म, हम छोटे थे तो लोग सब ऐसे किया करते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। इससे कुछ होता है? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना नहीं है, और मैंने लास्ट पॉडकास्ट के बाद इस पे बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो इसको आपको पता है इसको क्या नाम दिया गया है? क्या? बालायाम। आप खुद सोचो, अगर कोई ये पुराना योग आसन होता तो केशायाम नाम दिया जाता, अगर कुछ देना ही था। इसका नाम है बालायाम। बाल तो हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है भी नहीं। तो ये कोई हमारे बहुत पुराने योग में नहीं है। साइंटिफिकली अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो नेल्स पे नर्व्स नहीं होते, जहाँ पे आप रगड़ रहे हैं। यहाँ नर्व्स होते हैं नेल बेड पे, लेकिन जहाँ आप रगड़ रहे हैं वो डेड टिश्यू है, कितना भी रगड़ें उससे कुछ नहीं होगा। और मैंने कई सारी योग की बुक भी पढ़ी, कहीं कहीं पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है। कुछ ब्लॉग्स में इसको बालायाम नाम दिया गया है, और वो सिर्फ एक मेड अप नाम है। आप खुद नाम से, बालायाम नाम से आप खुद सोच सकते हो कि दिल को खुश रखने, गाली पर ख्याल अच्छा बस दिल को खुश करना, और मेट्रो में बैठे हैं, टाइम पास करिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साथ में राम ये नाम। हमने देखा, बहुत लोगों ने टीवी देख देख के ऐसे थे, पूरे दिन ऐसे करते थे, ट्रेन में बैठकर, पार्क में बैठकर। हाँ, ये बहुत अच्छा फैड है, और ये कभी खत्म भी नहीं होने तो ये वाला। खाली मौज काटने के लिए? बिल्कुल 100% करिए इसको, खूब करें, अच्छा लगेगा, मज़ा भी आता है करने में, बट इसका कोई हेल्थ बेनिफिट तो नहीं। और ये जो एलोवेरा लगाने की बात कही जाती है, इन सबसे फायदा होता है? ये एंटी डैंड्रफ है। एलोवेरा, आंवला जूस, दही, ये सारी चीज़ों से बालों में एक चिकनाई रहती है। आपके जो रूसी जम गई है वो उसमें ठंडक पड़ती है, तो एंटी डैंड्रफ है एलोवेरा। इससे बाल का ग्रोथ का कोई लेना देना? ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है एलोवेरा से। हम्म। अगर आप अच्छा, कोई आदमी अगर नाइट ड्यूटी कर रहा है, लोग कहते हैं स्लीपिंग साइकिल बहुत मैटर करती है। अब दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, या बॉम्बे में नाइट ड्यूटी लग गई, AR रहमान साहब के साथ काम करना है और रात को ही गाना बनाएंगे वो, हमारे साथ आप काम करें, हम रात को ही करेंगे, IPL है तो रात में ही चलेगा। तो आपकी स्लीपिंग साइकिल बदल गई, उससे बालों पर असर पड़ता है? बालों में टोटल वही, अगर हमारा स्लीपिंग साइकिल, अगर हम 8 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन हम बहुत लेट सो रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी कॉर्टिसोल बन गया। हमारे अंदर जो 10 से 2 बजे का टाइम है, जहाँ पे सबसे अच्छी बॉडी में रिकवरी होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सारे हमारे सिस्टम हील होता है, उस टाइम पे हमने बॉडी को स्ट्रेस दे दिया है। हम 8 घंटे सोएंगे रात को 3 बजे से 11 बजे तक, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है बालों के ऊपर। नहीं, तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आप कह रहे हैं उनके बाल झड़ने के चांसेस ज़्यादा है? हाँ, उनके अगर आप कंपेयर करें जो एक नॉर्मल रिदम में, जो नॉर्मल स्लीपिंग साइकिल में है वर्सेस जो नाइट शिफ्ट में है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। तो जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनके हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं, तो फिर ये उनके मन में, मान लीजिए कोई कॉमन आदमी सवाल पूछे कि भाई बाल को कैसे पता कि रात है दिन है? नहीं, बॉडी को तो पता है। जैसे हमने लीवर के डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कमरे में अंधेरा कर देते हैं तो आप दिन में भी सो रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता। उतना नहीं, लेकिन अगर आपने पूरा कमरा डार्क शेड कर दिया, एकदम अंधेरा कर दिया, ये उनका कहना था। जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं कि कितना सोना चाहिए, तो अगर मान लीजिए मैं दिन में सो रहा हूँ, मैंने पूरा अंधेरा कर दिया, एकदम डार्क, जैसे रात को अंधेरा होता है, तो मेरे बालों पर असर पड़ेगा तब भी? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सन के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम बहुत लेट तक सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं है शुरुआती से इवोल्यूशन में। तो इसका फ़र्क हमारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा, हमें बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और अगर हमें हेयर प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगी। ये तो है। रात में तेल लगाकर सोना, छोटे हम लोग थे, बड़ा तेल लगा कर सोते थे, चंपी पे थी, ये सही परंपरा है? तेल लगाने की सही प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये रात में तेल लगाने के सोने के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ आप लेट से नारियल तेल आपने पूरी रात लगाया तो आपको इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने फंगस को एक मीडियम ऑयली मीडियम दे दिया है कि आप बढ़ो और डैंड्रफ बनाओ।
बाल में तेल लगाने का सही तरीका है आधे 30 से 45 मिनट्स बिफोर शैम्पू, बिफोर हेड वॉश। ये काफ़ी टाइम होता है आपके बालों में एक कंडीशनिंग लाने को। तो आप तेल लगाइए, तेल लगाना अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसको 6-7 घंटे मत छोड़िए, इससे सिर्फ डैंड्रफ बढ़ेगी। 30 मिनट काफ़ी है बालों में चिकनाई लाने के लिए। तो हफ्ते में कितने दिन तेल लगाएं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि रोज शैम्पू करोगे तो भी बाल खराब हो जाएगा, तो फिर शैम्पू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू तेल लगाना, तेल लगाएंगे तभी शैम्पू करेंगे, तो हफ्ते में कितना दिन तेल लगाना चाहिए? अगर आइडियल बात करें, अगर आपके पास टाइम है तो जितने बार आप हेड वॉश कर रहे हैं उतने बार आप तेल लगाएं। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार आप हेड को वॉश करें, क्योंकि वॉशिंग की नीड है, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार बालों में तेल लगा लें आधे घंटे के लिए। और ये तेल, ये जो फिर मैं कह रहा हूँ सरसों का तेल, नारियल तेल और आयुर्वेदिक तेल, यही 3 तेल लगाने चाहिए, या जो बाकी भी कंपनीज के आते हैं वो खुशबूदार महकने वाले, या वो जो ठंडे करने वाले आते हैं कि ये तेल लगाइए सर बड़ा मज़ा आता है, कुछ देर फील गुड देता है ठंडा ठंडा? इनसे बच के रहना है। जहाँ पे भी फ्रेग्रेंस है वहाँ पे एलर्जी होने के चांसेस हैं, वहाँ पे चीज़ें नेचुरल नहीं है, तो फ्रेग्रेंसेस से तो बिल्कुल बचना है। जो ठंडे वाले तेल हैं उसमें बहुत सारा पेपरमेंट है, बहुत सारा यूकलिप्टस है, जो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, जिस दिन सही में हेडेक हो रहा हो आप इसको यूज़ करें, अच्छा रिलैक्सेशन होता है। बट अगर कई लोगों को इसकी आदत लग जाती है, जैसे बाम लगाने कई लोगों को हैबिट हो जाती है, तो उससे बचना है। उससे स्किन ही ख़राब होगी, उससे हेयर क्वालिटी ख़राब होगी। अच्छा, जो ये माइग्रेन वाइग्रेन बहुत होता है, इससे भी बाल वाल टूटते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, मतलब लगातार आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बन रहा है, तो उससे बालों का हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर आपके रूट्स अच्छे हैं ये बाल वापस आ जाएंगे, बट अगर आपके रूट्स में प्रॉब्लम है तो ये चीज़ धीरे धीरे करके बॉल्डनेस बन सकती है। बाबा कहते हैं ये वाला शैम्पू लगाओ, अनुष्का शर्मा कहती हैं ये वाला लगाओ, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह कहते हैं ये वाला लगाओ, कोई और एक्टर कहता है ये वाला लगाओ, कौन सा शैम्पू लगाएं? कोई शैम्पू कोई सा भी लगाओ, अगर आप शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स देखोगे, चाहे वो विराट कोहली वाला शैम्पू हो या वो बाबा जी वाला शैम्पू हो, अगर आप उसके पीछे पलट के एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लोगे, सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है। किसी की महक, कलर कुछ अलग है, किसी का महक कुछ अलग है, कोई 200 रुपये का है, कोई 2000 रुपये का है, लेकिन बाय एंड लार्ज सारे शैम्पू अच्छे हैं। आपको जो सूट करता है आप उसको यूज़ करिए। जो एंटी हेयर फॉल और वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, लड़कों के लिए अलग शैम्पू, लड़कियों के लिए अलग शैम्पू, बच्चों के लिए अलग शैम्पू, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे शैम्पू एक ही होते हैं। मेडिकल शैम्पूज अलग होते हैं जिसमें नहीं तो दवाइयाँ ये जो मिली रहती हैं। जिसका ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ ऐड करती हैं, बढ़िया बढ़िया शीशी में पैक होके शैम्पू आता है, और वो जो हम लेते हैं 100 रुपए का गांव देहात में, हाँ, ये सब बराबर होते हैं शैम्पू? दोनों ही 99% बराबर होते हैं। आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो एक फैंसी बॉटल का और ऐश्वर्या राय के एंडोर्समेंट का पैसा दे रहे हैं, बाकी और ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। ओके। या शैम्पू का बेसिक काम क्या है? शैम्पू साबुन है। जो धूल मिट्टी ऑयल जमा हो गया है सर पे वही है, और आप साबुन भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि शैम्पू ही करना है। शैम्पू इज़ लिक्विड सोप, थोड़ा सा माइल्ड है क्योंकि उसका सॉल्ट पोटेशियम सॉल्ट है, थोड़ा सा माइल्ड होता है। बाकी अगर आप लक्स भी लगाना चाहें, आप लाइफ बॉय भी लगाना चाहें सर को धोने के लिए, तो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि उसमें कंडीशनर नहीं है तो आपके बालों में रूखापन आ जाएगा, तो आप हल्का सा ऑयल लगा लें या उसके बाद एक हल्का सा कंडीशनर लगा लें। शैम्पू इज़ बेसिकली साबुन विद अ कंडीशनर। ओके, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। अच्छा, बालों में एक तो ये हो गया, कई लोगों के बाल हम देखते हैं टूट टूट गिरते रहते हैं, लड़कों में स्पेशली गिरते रहते हैं, कंघी लगाया गिर गया। बड़े बाल, आपने कहा छोटे बाल गिरते हैं वो एक अलग कहानी, बड़े बाल टूट रहे, जो बड़े बाल टूटते हैं, या आपने कंघी मारी, हल्की सी फंसी, खींचा तो देखा खट खट टूट गया, तो ये कमजोर बाल की निशानी है? हाँ, अगर बहुत आसानी से टूट रहे हैं और बहुत बार बार बाल टूट रहे हैं, और अगर बाल को टूट के आपको एंड में एक वाइट डॉट नजर नहीं आ रहा, तो ये कमजोर बालों की निशानी है। मतलब आपके अंदर बॉल्डिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका न्यूट्रिशन खराब है। आप बालों में बहुत रूखापन छोड़ रहे हैं, मे भी बहुत खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ब्लो ड्राई बहुत कर रहे हैं, जिस वजह से बाल ब्रिटल हो गए हैं। तो आप थोड़ा सा कंडीशनिंग करिए, अपने डाइट पे ध्यान दे दीजिए, देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा, कई लोगों को ठंडे पानी से बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मुझे बहुत ठंडा पानी मजा नहीं आता, बट अगर मुझे बाल धोना है तो बाल गर्म पानी से धोएं या चिल ठंडे पानी से धोएं? नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर से बाल धोना, ठंडे पानी से बाल धोना बहुत बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि गर्म पानी से स्किन भी ड्राई होगी, आपका बाल भी ड्राई होगा, आपकी इचिंग भी होगी, और आपका बाल जो भी बात की आसानी से टूटेगा भी। तो आप ठीक है, बेशक ल्यूक वार्म गुनगुने पानी से नहाएं, लेकिन लास्ट में जो आप बाल धो रहे हैं वो ज़रूर आप
ठंडे पानी से धोएं, इससे आपकी हेयर क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और बालों में चमक भी अच्छी रहेगी। तो ड्रायर यूज करना भी फिर नुकसानदायक होगा? ड्रायर नुकसानदायक है आपके बालों की क्वालिटी के लिए, वो बिल्कुल नुकसानदायक है। रूट्स खराब नहीं हो रहा, लेकिन जो जिस बाल पे आप वो ड्राई कर रहे हो वो बालों में ड्राइनेस आ रही है, वो बाल ईजिली वो बाल टूटेंगे, फिर ग्रो हो जाएंगे लेकिन कुछ समय के लिए तो टूट ही गए। तो ड्रायर इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप एक नॉर्मल टॉवल से बाल गीले सुखा लें। अगर ड्रायर यूज़ करना ही है तो नॉन हीटेड, नॉर्मल सिर्फ हवा वाले सेटिंग में करें, और कभी जब टाइम कम है, थोड़ा सा बाल को ज़्यादा सुंदर दिखाना है, उस दिन हीटेड यूज़ कर लें। तो अगर ड्रायर हम गर्म वाला मूड ऑफ कर दें तो उतना नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात आपने बताई। 2 बार शैम्पू करना है, शैम्पू तो ये हमने कर लिया। अब बालों में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग को आती है वो ये आती है कि बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी, रोज आप ट्रेवल कर रहे हो, अब रोज गंदा हो रहा है। अब रोज गंदे बालों का हम क्या करें? आपने कहा 2 दिन शैम्पू करना, रोज शैम्पू को तो भी खराब हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे है कि हमें मिनिमम 2 से 3 बार शैम्पू करना है या बाल धोना है, शैम्पू या साबुन यूज़ करना है। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हैं, आपके सर पे पसीना बहुत आ रहा है, या आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, या आपका काम ऐसा है कि आप ऑल द टाइम धूल मिट्टी में, कंस्ट्रक्शन वाले काम में है, तो आप हर दिन भी बाल धो सकते हैं। जैसे आप दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं, वैसे आप दिन में 2 बार बाल भी धो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर इसमें हम लोग करते हैं कि अगर आपका शैम्पू नीड बहुत ज़्यादा है तो एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, जिसको हम लोग पीएच बैलेंस्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज बोलते हैं, जो कम डैमेजिंग है आपके बालों के लिए। कि अगर आप डेली भी यूज़ कर रहे हैं तो इतने आपके बालों का ऑयल नहीं हटा रहा है, या इतने बालों को आपके ड्राई नहीं कर रहा है कि आपके बाल उससे रूखे हो जाएँ, ब्रिटल ईजिली टूट जाएँ। तो ऐसे शैम्पूज आते हैं जो माइल्ड हैं और डेली यूज़ के लिए फिट हैं। आपने जिम का जिक्र किया, प्रोटीन पाउडर जो लोग लेते हैं उससे बाल पे असर पड़ता है? जो लेटेस्ट स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन, जनरली लोग वे प्रोटीन लेते हैं, तो अगर आप दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके बालों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्रोटीन ले रहा है उसको हेयर लॉस हो जाए, लेकिन एक ये नेगेटिव चीज़ है। इनफैक्ट ICMR की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें इंडियंस को वे प्रोटीन लेने से ही मना किया गया है, क्योंकि वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो डेयरी प्रोटीन है, आपके ओवरऑल हेल्थ में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स आते हैं, और इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू यूज़ अ लॉट ऑफ वे प्रोटीन। एक बार फिर से मैं दर्शकों लिए पूछ रहा हूँ कि तमाम लोगों ने मुझसे कहा था, पूछ लीजिएगा, बालों को हाईलाइट करवाना, बालों में स्पा करवाना मेडिकल दुनिया में सही है? अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खासतौर से हाईलाइटिंग में पहले आप ब्लीच करते हैं। ब्लीच बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो आपके बालों की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो अगर इसको अवॉइड किया जा सकता है तो आप इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत शौक के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन थोड़े बहुत तो बाल खराब होते हैं इससे। हेयर स्पा इज़ ओके, मेडिकली न्यूट्रल है। अगर आपको थोड़ी सी चमक चाहिए, थोड़ा सा फील गुड चाहिए, तो आप हेयर स्पा करवाइए, उसमें अच्छी जगह से करवाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो इतना कोई खास नुकसान नहीं है। केराटिन एक चीज़ है जो बड़ी फेमस हो रही है। मैं जनरली इसके लिए मना नहीं करता हूँ कि आपके बाल बहुत रूखे हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए, तो आप केराटिन करवा सकते हैं। बट केराटिन और किडनी फेलियर में अभी ऑफ लेट कुछ लिंक पाए गए हैं। ऐसी 2-3 केसेस सामने आए हैं जिन्होंने केराटिन कराया और उनके 2-3 बार जब केराटिन कराया उनकी किडनी पे प्रॉब्लम आई। और एक रैट बेस्ड स्टडी में भी प्रूव हुआ है कि अगर केराटिन, जो हम एक हेयर बोटॉक्स बड़ा फेमस हुआ है, तो उसमें जो केमिकल लगता है वो आपकी स्किन के थ्रू होके आपके किडनी तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है जो सामने आई है। तो मैं अब केराटिन में अपने पेशेंट को ये बोलने लगा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप मत कराएं, और करा रहे हैं तो अच्छी जगह से, एक अच्छे पैक से करवाएं। हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर पाउडर, ये सब नुकसान करते हैं? बालों की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है इससे। डायरेक्टली रूट पे डैमेज नहीं होता है। कभी कभी यूज़ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं, आप उसको यूज़ कर लें, घर आके उसको धो के निकाल दें। लगातार यूज़ करना हर दिन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उससे स्कैल्प पे भी इरिटेशन हो सकता है, उससे बालों की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग से बालों पर फर्क? रीबॉन्डिंग वर्स्ट चीज़ है जो अपने बालों के लिए आप करवा सकते हैं। इसीलिए अब मैं लोगों को बोलता हूँ, चलो आप रीबॉन्डिंग रहने दो, अच्छी जगह से केराटिन करवा लो, फिर भी रिलेटिवली ओके। लेकिन रीबॉन्डिंग से जितना ज़्यादा हेयरफॉल होता है, जितना ज़्यादा बालों में डैमेज होता है, वो और किसी चीज़ से नहीं होता। रीबॉन्डिंग से तो बिल्कुल बचना चाहिए। ओके। लेजर ऑपरेशन से कई लोग अनचाहे बाल हटवा देते हैं, उससे फर्क पड़ता है? नुकसान होता है? वो बिल्कुल सेफ है। तो अब ये साइंस बहुत पुराना साइंस हो चुका है, पिछले 30-30 ईयर से यूज़ हो रहा है। तो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ कम्प्लीटली सेफ। कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं तो वो फिर ठीक कर दी जाती हैं, जैसे पिंपल्स आ जाते हैं कुछ लोगों को,
तो वो 2 दिन में कुछ क्रीम्स आती हैं जिससे ठीक हो जाता है। लॉन्ग रन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और हेयर पैच के लिए जो वो ग्लू लगाते हैं सर में, हमने देखा पहले शेव करते हैं फिर लगाते हैं, वो ग्लू आपको नुकसान करता है? अगर आप किसी भी पैच यूज़र को देखो जिसने 2-3 साल से पैच यूज़ कर लिया बार बार ग्लू लगा के, उसकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, स्किन में एक चिकनाहट आ जाती है, तो वो डायरेक्टली डैमेजिंग है आपके स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी। लेकिन जब आप एक बार पैच पहनने के लिए कमिट कर देते हैं तो अंदर क्या हो रहा है वो आप भूल जाते हैं। तो ग्लू इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग आपके स्किन के लिए। इसलिए समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, या उससे पहले दवा खा के बचा लो। दवा खा के बचा लो, वो सबसे अच्छा है, या अपने लाइफस्टाइल से बचा लो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हमारे यहाँ लोगों को विदेशी सामान में बड़ा भरोसा होता है। आप कह दो ये दवा विदेश में बनी है, लोग भरोसा करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में लोग क्यों करवाएं? क्योंकि हम सुनते हैं कि सलमान खान ने बाहर करवाया, फलाने आदमी ने बाहर करवाया, इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं? क्योंकि हमारे यहाँ तो आधा चीज तो जुगाड़ पे होता है। आजकल तो हम देखते हैं परीक्षाओं में भी लड़के सब ऐसे ही पास होते हैं, पता नहीं कौन असली डॉक्टर है, कौन नकली डॉक्टर है, कौन कहाँ से आ गया। तो हम क्यों भरोसा करें कि इंडिया में ट्रांसप्लांट करवाएं? आप सर में 4000 सुई चुभाएंगे, क्या पता लेने के देने पड़ जाए। नहीं, सही है। देखिए, पहले जब सलमान खान ने, आज से 10-15 साल पहले, इंडिया में इतना बेटर नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट, डेवलप हो रहा था तो लोग बाहर जाते थे। अब पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। इनफैक्ट सो मच सो कि देखिए, इक्विपमेंट तो हमारे सेम है, जो इक्विपमेंट यूएसए में यूज़ हो रहे हैं वही इक्विपमेंट इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, वही इक्विपमेंट पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, इसमें आपको एक नहीं, कम से कम 5 बहुत हाईली स्किल्ड लोग चाहिए जो यूएसए में आपको इस कॉस्ट में नहीं मिलते। तो आज की डेट में इनफैक्ट लोग यूएसए यूके से उठ के इंडिया या इस तरह की शहर, टर्की, यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको सेम क्वालिटी, इनफैक्ट बेटर क्वालिटी ट्रांसप्लांट एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इंडियंस के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो यूएसए जाएं, क्योंकि उनका 10 गुना कॉस्ट लगेगा, प्लस उनको इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। सेफ्टी की जहाँ तक बात है, वो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चुनना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशंस हमारे यहाँ बहुत है। इंडिया में वॉचडॉग है, सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट भी है जो यूएसए वगैरह में कम होता है। बट आप जब जाएंगे जहाँ पे भी, आप अगर आप रिसर्च करेंगे अपनी अच्छी, तो आपको अच्छी जगहें मिल जाएंगी, और इंडिया में अच्छी जगहों की कमी नहीं है। सो अब आपके साथ चीटिंग हेयर ट्रांसप्लांट में या किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में इतनी कोई चीटिंग कर नहीं सकता है। तो अगर आप अच्छी जगह जा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और सेफ्टी का तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल हमारे मन में और आ रहा है, एक बड़ा वो चलता है, मिथ या सच है पता नहीं, मैस्टरबेशन से बाल झड़ जाते हैं, सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैस्टरबेशन उतना ही नेचुरल है जितना सेक्स है, जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तो एक नॉर्मल मैस्टरबेशन जो एक लड़का कर रहा है, कई लोगों को ये रिस्क लगता है कि उससे ताकत कम हो जाती है, उससे बाल चले जाते हैं। दोनों में कोई लिंक नहीं है, ना उससे शारीरिक वीकनेस आती है और न उससे बाल झड़ते हैं। ब्रह्मचर्य एक अलग चीज़ है, कई लोगों को ब्रह्मचर्य करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उससे मेंटली आप स्ट्रांग बनते हैं, आप फोकस कर पाते हैं। लेकिन जितना ही नेचुरल ब्रह्मचर्य है, उतना ही नेचुरल एक नॉर्मल आपका आइदर वैवाहिक जीवन हो या जो मैस्टरबेट कर रहे हैं, ये उतना ही नेचुरल है। इससे कहीं भी कोई हेयर में प्रॉब्लम नहीं आती। हमने आपके अकाउंट पे देखा, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जी। स्किन केयर आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप अपने हिसाब से शरीर को रंग रूप दे ले रहे हैं जी। ये इतना पॉपुलर सडनली क्यों है? क्योंकि सारी हीरोइन को लेकर चलता है कि सब ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा रखा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है स्किन केयर को लेके। लोग, जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने कहा, पहली चीज़ क्यों शादी की, क्योंकि रूपवंती थी, लोग अपने रूप को लेके कॉन्शियस हैं, और सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं चीज़ें। जो पहले जो चीज़ में 1 लाख रुपए लगते थे, अब वो 5-10 हज़ार रुपये में वो चीज़ हो जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है, कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। तो जो चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की अवेयरनेस है, और जो चीज़ एक्सेसिबल है, उसका पॉपुलर होना लाजमी है। और इसी वजह से स्किन केयर अब हर लड़का, हर लड़की एक अपने स्किन के लिए को लेके जागरूक है, और वो चाहता है कि वो बेटर दिखे। अगर उसके पास मीन्स है तो वाई नॉट।
जैसे आप एक अच्छी शर्ट, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अपनी फिटनेस का ध्यान देते हैं, वैसे ही लोग अपनी स्किन का भी तो ध्यान देते जैसे लड़कों में कई बार होता है कि मर्द लोग नहीं करते हैं, ऐसा एक अभी भी चलता है हम्म। कि नहीं नहीं ये सब लड़कियों का काम है। लड़कों में स्किन केयर में क्या करना चाहिए? हैं। लड़कों में स्किन केयर बेसिक रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रीम 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 भी नहीं अच्छा है, लेकिन जो बेसिक स्किन केयर, आपको एक अच्छी क्वालिटी का जेंटल फेस वॉश, एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र और एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, जिसमें सोशली भी एक्सेप्टेबल है वो, इसमें आपकी मैस्कुलिनिटी में भी कोई दाग नहीं लग रहा और आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये बेसिक है जो मेरे हिसाब से हर लड़के को करना चाहिए। ठीक है। बोटॉक्स और फिलर आजकल बड़ा एक टर्म सुनाई पड़ता है, बड़ा जी। पॉपुलर हो गया हाँ, है। हाँ। क्या है ये और किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्या दोनों में अंतर है? तो बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है, जो बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिन हम यूज़ करते हैं रिंकल्स को ठीक करने के लिए, और फिलर एक हाइलोनिक एसिड नाम की एक दवा होती है जो हम हॉलोनेस के लिए इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। पहले 50+ लेडीज़ या मेन ये करवाते थे, अब इसका एंट्री एज 20 ईयर्स हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ अब एंटी एजिंग नहीं है, ये एनहांसमेंट्स के लिए भी यूज़ होता मैं है। आपको टोकूंगा। राजकुमार राव की एक तस्वीर आई थी, जी। बड़ी पॉपुलर हुई बहुत थी, और वो पहले का राजकुमार राव और बाद का राजकुमार राव में दोनों में डिफरेंस था। बाद में उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किया कि मैंने कुछ कराया है। जी। कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बोटॉक्स और फिलर दोनों करवा रखा है। जी, जी। डिंपल भी आ गए थे हाँ, अच्छे से, हाँ, हाँ। और चेहरा थोड़ा अलग शेप में आ रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। स्किन थोड़ी खिंच गई। जी। ये यही था बोटॉक्स फिलर? यही था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने चिन फिलर्स करवाए हैं। हाँ। और चिन फिलर्स बहुत पॉपुलर है आजकल लड़कों में, क्योंकि हमारी इंडियंस की चिन थोड़ी सी छोटी होती है। हाँ। तो चिन फिलर करा के वो जॉ लाइन आ जाती है। जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है, मेरी तो नहीं है जॉ लाइन, लेकिन जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है, तो लोग चाहते हैं एक चिजल जॉ लाइन हो, तो ये फिलर से होता है। नहीं तो जैसे मेरे बड़े बड़े चीक्स में, मैं भी अपना डिंपल करवा सकता हूँ? आप डिम्पल्स करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी सर्जरी लगती है। तो ये अब मेल में भी इसकी प्रथा बढ़ी है, क्योंकि बहुत राजकुमार राव को मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर वो करवा रहे हैं तो काफी लोग करवा रहे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले जो स्किन केयर एक फेमिनिन डोमेन था, अब उसमें 20% मेल्स भी आ चुके हैं। जनाना डिपार्टमेंट में मर्दाना एंट्री हो चुकी है और बिग टाइम हो चुकी है। हाँ। यस, एंड लोग अवेयर है और लोगों को मज़ा आ रहा है। पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल। बॉलीवुड में और कोई नजर आता है आपको? ऑलमोस्ट सबके जो भी 40+ हैं बॉलीवुड में, और ऑलमोस्ट सारे ही हीरो 40+ हैं। बोटॉक्स जो टॉक्सिन है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता है कि क्रीज हो, और ये अब प्रूवन है कि सेफ है, लोग 10 साल से करवा रहे हैं। नहीं तो बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? अगर सही से किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर गलत इंजेक्ट किया हो, आई में ड्रूपनेस आ सकती है, बिल्कुल प्लास्टिक की फेस लग सकता है, तो ज़्यादा करने से प्रॉब्लम है। आपको सही हैंड से करवाना चाहिए, एक सटल वे में करवाना चाहिए, एकदम बोटॉक्स और फिलर लगा के प्लास्टिक भी नहीं बनना अच्छा है। ये जो फेयरनेस ट्रीटमेंट आते हैं, ये फेयरनेस ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और मैं इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ। फेयरनेस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं और ना होनी चाहिए। सारे स्किन कलर सुंदर हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्किन में एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन ना रहे, स्किन क्लीन रहे, कॉम्प्लेक्शन इवन रहे, वो हमें चाहिए। फेयरनेस वर्ड के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि लोग चाहते हैं इस तरह का दिखना, तो कुछ ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट्स, बट पर्सनली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। बट आप लोग करते तो है ना इस चीज़ को? हम लोग इसको बोलेंगे तो मैं अगर समझना चाहूँ कोई आपकी शेड का, अगर मेरी शेड का बनना चाहे, हाँ, तो आप उसे बना देंगे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको लेट्स से ब्राइटनेस लाई जा सकती है। तो उसके लिए कुछ आईवी ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। आईवी ग्लूटाथियोन, इस पे अब कई सारे सीरियल्स में भी इस पे बात हो रखी है। तो ये कई लोग इसको ऑप्ट करते हैं, नॉट फॉर फेयरनेस बट फॉर स्किन ब्राइटनिंग। ठीक है, वापस बालों पे लौटते हैं अपने। अब हेयर ट्रीटमेंट की जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ी डरावनी सी लगती हैं। जो पहली तस्वीर आती है, पूरा सिर खुदा हुआ होता है। अब उसको देख के मन में आता है कि यार ये तो सरदर्द बढ़ाता होगा, माइग्रेन बढ़ाता होगा, या कुछ और हेड को लेकर इशू करता होगा। तो ऐसा कुछ होता है कि बीमारियां इससे आती हैं? तो जब आप या स्किन कैंसर वैंसर हो जाए इससे? हाँ, जब हेयर ट्रांसप्लांट की फ्रेश फोटो आप देखोगे, तो देख के तो डर लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन ये सारा स्किन की बिल्कुल ऊपरी सतह में हो रहा है। इसका ब्रेन से लेना कोई देना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोसीजर हो रहा है और ब्रेन के बीच में स्कल है, इसको छेदना आसान काम नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ना माइग्रेन डेवलप होता है, ना स्किन कैंसर डेवलप होता है, ना ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है।
तो ये इस मामले में बिल्कुल सेफ है कई procedure। सारे प्रोडक्ट आ गए जो कहते हैं कि यार इतने दिन में हमारा ट्रीटमेंट यूज करोगे तो बाल उगाएंगे, बड़ा एडवर्ट चलता है, Correct। सब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे आपने सही लगाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पहुंचाना कि 3 महीने में 10,000 बाल उग जाना, 11,000 बाल उग जाना, ये सारी फेक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मिनिस्ट्री, हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस पर बहुत जल्दी एक क्रैकडाउन होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो आपको कोविड हुआ या डेंगू हुआ, उसमें बहुत हेयर फॉल होता है, या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लड़कियों में बहुत हेयर फॉल होता है, कई कई हज़ार बाल गिर जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं पानी भी लगवाऊँ उनको और फिर उनका हेयर काउंट करूँ 6 महीने के बाद, उनके बाल बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि वो तो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, वो होने ही थे ग्रो, वो उस दवाई की वजह से नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ये मिसलीडिंग फैक्ट्स आते हैं जिसके अगेंस्ट क्रैकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। प्याज और लहसुन का असर पड़ता है, कई लोग प्याज का रस काट काट के एकदम निकाल के सर में रगड़े रहते हैं। हाँ, नहीं, इनफैक्ट मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है और आप कुछ हर्बल ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्याज का रस ट्राई करिए, क्योंकि इसमें कुछ एलियम सीपा के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, माइनर हेयर स्टिमुलेटरी मतलब प्रॉपर्टीज सीधा होती हैं। प्याज को पीस के गार के निकाल के जो निकलेगा वो सर घर में पे आप लगाइए। लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट, इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोई जादू नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बाल उग गए या कुछ हो गया, लेकिन आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बट से जो स्मेल आती है वो बहुत बेकार है, तो ज़्यादा देर तक न छोड़े, 15-20 मिनट काफ़ी है। अच्छा ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बचेंगे? हेयर ट्रांसप्लांट कितने दिन बचेंगे? बहुत लंबे समय तक, 20-25 साल तक या उससे भी ज़्यादा आपके ट्रांसप्लांटेड बट हेयर आपने चलने जब वाले हैं। सलमान खान का जिक्र था, आपने कहा कि 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो फिर 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब 2 वजह हैं। एक तो ये दिल मांगे मोर, और थोड़े से और ये होता है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बाल ट्रांसप्लांट से लगे हैं वो परमानेंट है, क्योंकि वो परमानेंट जगह से लिए गए हैं। जी। लेकिन जो आपके नेचुरल हेयर जा रहे हैं, अगर आप उसके लिए दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, तो वो ट्रांसप्लांट के बाद भी जा रहे हैं। इसलिए कई लोगों में 2, 3 या इवन 4 ट्रांसप्लांट लगते हैं, जैसे एक सलमान कोरियन खान। स्किन केयर भी बड़ा चल रहा है, क्या है ये? कोरियन स्किन केयर इसलिए बहुत फेमस हो गया है क्योंकि कोरियंस जो वो रेस है वो ब्लेस्ड है गुड स्किन से। जैसे अगर हम अंग्रेजों की, कॉकेशियंस की बात करें तो उनकी स्किन बहुत पतली होती है, रिंकल बहुत जल्दी आ जाते हैं। इंडियंस की बात करें तो हमारी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, रिंकल 40s, लेट 40s 50s में आते हैं। लेकिन हम ओरिएंटल रेस की बात करें, कोरियन, चाइनीज़ की, तो उनकी स्किन बहुत थिक होती है, उनमें रिंकल आने 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक भी कई लोगों के रिंकल नहीं आते। तो वहाँ से चीज़ें फेमस हुई हैं। बट कई कोरियन प्रोडक्ट्स में एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र होता है, स्नेल म्यूसिन, जिसका आपके स्किन पे काफ़ी अच्छा रोल होता है एंटी एजिंग रूप में। उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो कोरियन स्किन रेजीम में स्किन सेंसिटिव, लेट्स से स्किन सेफ टोनर यूज़ किए जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट यूज़ किए जाते हैं, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो ये वहाँ से आया है कि एक तो कोरियन आर ब्लेस्ड विद गुड स्किन, प्लस उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसको लगाने का तरीका उनको सही पता है जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस वजह से कोरियन स्किन केयर काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अब आखिरी सवाल पे आते हैं। पिछले पॉडकास्ट में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था हमारा, सर में तेल लगाने से कोई फायदा नहीं होता, फील गुड मैजिक खाली होता। हाँ, आपने इस बार कहा कि तेल, हमने 2 ऑप्शन दिया, आदिवासी तेल भी हमने पॉडकास्ट किया था, सरसों का तेल भी रहा। फिर हम पूछ रहे हैं घुमा टहलाकर, अगर गांव का शुद्ध देसी सरसों तेल यूज कर रहे हैं, हाँ, फायदा करेगा? कोई फायदा नहीं है। फिर से हमें गालियां पड़ने वाली हैं इस पे लेकिन शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध नारियल तेल, वर्जिन प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, इन सब चीज़ों से हेयर फॉल पे कोई फ़र्क नहीं है, वो टाइम का वेस्ट है। बालों में चिकनाई आएगी, रात भर लगाना टाइम का वेस्ट है, आप सिर्फ डैंड्रफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 10-15 मिनट लगाइए, बालों में चिकनाई पाइए, एंड दैट्स इट। मैं सारी गालियां आपकी तरफ ट्रांसफर कर दे रहा हाँ, गालियाँ हमारे ऊपर। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो कैसे करें? पिछली बार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, बात करनी है, क्या करें, कैसे करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो अभी हमारा जो सारा डिटेल है वो नीचे है, आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रक्रिया है, हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छी, रिजल्ट ओरिएंटेड और सेफ प्रक्रिया है। और बाल इंडिया में बच सकते हैं सबके, 100%। अगर आप बचाना चाहें तो। अगर आपको बालों का कंसर्न है तो इंडिया में हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब आप टकले नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। नाउ बॉल्डनेस इज अ चॉइस, नॉट अ मजबूरी। आई थिंक ये शायद शो का समराइज है कि अब ये चॉइस है। अक्षय खन्ना, अगर आपको रहना है वो चॉइस है, तो वो चॉइस है। जेफ बेजोस की चॉइस है, हाँ। बट एलॉन मस्क को ट्रांसप्लांट करवाना था,
सो हेयर लॉस, बॉल्डनेस इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ मजबूरी एनी मोर. सुपर सुपर. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू शुभंकर.